हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। जैसा कि अभी तक हमने बीएड प्रथम वर्ष के जो हमारा पहला बुक था नॉलेज एंड कैरिकुलम ज्ञान एवं पाठचर्या, उसके 3 अध्यायों को हमने पढ़ लिया है। आज हम लोग चौथा चैप्टर प्रयोजनवाद पढ़ेंगे। हम लोग इसमें देखेंगे प्रयोजनवाद का अर्थ क्या है, प्रयोजनवाद की परिभाषा क्या है, प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा के पाठ्यक्रम कैसे होने चाहिए, प्रयोजनवादी शिक्षा की विशेषताएँ क्या क्या हैं और प्रयोजनवादी शिक्षा के उद्देश्य कौन कौन से हैं। तो एक छोटा सा चैप्टर है, इसको हम लोग पढ़ेंगे आज। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं प्रयोजनवाद क्या है। प्रयोजनवाद पाश्चात्य दर्शन की सबसे नवीन दार्शनिक विचारधारा है। प्रयोजनवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हेराक्लीट्स के विचारों में मिलता है। उसने संसार को परिवर्तनशील बताते हुए कहा कि सभी वस्तुएं परिवर्तनशील हैं, इसीलिए सत्य कुछ भी नहीं है। तो ये रहा हेराक्लीट्स के अनुसार। अब हम लोग देखते हैं प्रयोजनवाद का शाब्दिक अर्थ क्या है। प्रयोजनवाद अंग्रेजी भाषा के प्रैग्मेटिज्म शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसकी व्युत्पत्ति ग्रीक भाषा के प्रेग्मा शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है क्रिया या व्यवहार। तो जो प्रयोजनवाद का शाब्दिक अर्थ है वो है क्रिया एवं व्यवहार। तो इसको हम लोग देखते हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार प्रैग्मेटिज्म शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के एक अन्य शब्द प्रैग्मेटिकास से हुई है, जिसका अर्थ व्यवहारिक प्रयोग या क्रिया से है। इससे स्पष्ट है कि इस विचारधारा के अनुसार व्यवहार तथा क्रिया को प्रधानता दी जाती है। तो एक क्रिया प्रधान विचारधारा है। अब हम लोग देखते हैं जे.एस. रॉस के अनुसार प्रयोजनवाद क्या है। मतलब जे.एस. रॉस जो हैं उनके शब्दों में प्रयोजनवाद की क्या परिभाषा है। तो हम लोग इसको देखते हैं। प्रयोजनवाद निश्चित रूप से एक मानवतावादी दर्शन है, जो यह मानता है कि मनुष्य क्रिया में भाग लेकर अपने मूल्यों का निर्माण करता है और यह मानता है कि वास्तविकता सदैव निर्माण में आस्था रखती है। मतलब वास्तविकता जो है वो सदैव निर्माण की अवस्था में रहती है। तो ये रहा जे.एस. रॉस के अनुसार। अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं जो हमारा अगला टॉपिक है। अब हम लोग देखेंगे प्रयोजनवाद और शिक्षा के उद्देश्य। मतलब प्रयोजनवादी शिक्षा के उद्देश्य कौन कौन से हैं। तो देखते हैं प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य। पहले हम लोग इसके बारे में जानते हैं। प्रयोजनवादी किसी शाश्वत और पूर्व निर्धारित उद्देश्यों में विश्वास नहीं करते हैं। उनके अनुसार वैयक्तिक भिन्नता और मनुष्य की परिस्थिति, समस्या आदि में परिवर्तन के कारण कोई निश्चित उद्देश्य निर्धारित नहीं किया जा सकता। वे कहते हैं कि जब संसार, जीवन, मनुष्य सभी परिवर्तनशील हैं तो शिक्षा का कोई उद्देश्य हो ही नहीं सकता। उनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य उसी प्रक्रिया में निहित है, न कि भविष्य में प्राप्त किए जाने वाले किसी लक्ष्य में निहित है। तो अब हम लोग देखते हैं प्रयोजनवाद के जो शिक्षा के उद्देश्य जो हम लोगों ने हेडिंग लिखा है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। अगर आप लोग हेडिंग लिखना चाहते हैं तो लिख लें। तो जो पहला उद्देश्य हमारा वो है सामाजिक कुशलता का विकास। अब हम लोग देखते हैं ये क्या है। प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य सामाजिक कुशलता का विकास करना है। शिक्षा के द्वारा बालक को इस प्रकार विकास किया जाना चाहिए कि वह सामाजिक रूप से सजग और कुशल होकर समाज के सभी कार्यों में भाग लेकर सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन कर सके। प्रयोजनवादियों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति की क्षमताओं और शक्तियों का इस प्रकार विकास किया जाना चाहिए जिससे वह सामाजिक रूप से कुशल व्यक्ति बन सके। सामाजिक रूप से कुशल व्यक्ति वही है जो दूसरों की इच्छाओं और आवश्यकताओं का आदर एवं सम्मान करते हुए दूसरों की इच्छाओं और आवश्यकताओं का सम्मान करते हुए अपनी समस्या का समाधान कर सके। मतलब कि दूसरों की इच्छाओं और जो उनकी आवश्यकताएं हैं उनको इग्नोर ना करते हुए अपनी समस्याओं का भी समाधान कर सके और उनकी जो समस्याएं हैं उनका भी समाधान कर सके। अब हम लोग देखते हैं जो हमारा अगला उद्देश्य है क्रिया द्वारा मूल्यों और आदर्शों का निर्माण। प्रयोजनवादी किसी निश्चित आदर्श एवं मूल में विश्वास नहीं करते हैं, वे क्रियाशीलता की उपयोगिता पर बल देते हैं। उनके अनुसार बालक को स्वयं अपने मूल्यों एवं आदर्शों का निर्माण करना चाहिए। वे कहते हैं कि शिक्षा द्वारा बालक को इस प्रकार का वातावरण प्रदान किया जाना चाहिए जो उसके मस्तिष्क को क्रियाशील और गत्यात्मक बनाए ताकि वह स्वयं मूल्यों एवं आदर्शों का निर्माण कर सके। तो ये रहा हमारा क्रिया द्वारा मूल्यों एवं आदर्शों का निर्माण।
ये एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, तो इसको याद रखिएगा। अब हम लोग अपने अगले उद्देश्यों को देखते हैं। जो हमारा अगला प्रयोजनवादी शिक्षा का उद्देश्य है तीसरा, वो है गतिशीलता का विकास। तो देखते हैं ये क्या है, गतिशीलता का विकास। प्रयोजनवादी विचारकों के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य बालकों की गतिशीलता का विकास करना है। इसके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य या कार्यक्रम निर्धारित करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि उस कार्यक्रम में समय समय पर गतिशीलता आए, जिससे बालक अपने क्रिया और नए नए अनुभवों के आधार पर नए नए खोज कर सके, जिससे वह विकास की प्रक्रिया की ओर अग्रसर हो सके। तो ये रहा हमारा गतिशीलता का उद्देश्य। अब हम लोग अपना जो अगला उद्देश्य है उसको देखते हैं, चौथा, लोकतांत्रिक आदर्शों का विकास। प्रयोजनवाद किस प्रकार से शिक्षा के माध्यम से लोगों में लोकतांत्रिक आदर्शों का विकास करता है, ये हम लोग देखते हैं। प्रयोजनवादियों के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य बालक में लोकतांत्रिक आदर्शों का विकास करना होना चाहिए। उनके अनुसार विद्यालय के अंदर और बाहर दोनों क्रियाओं लोकतांत्रिक उद्देश्यों से जुड़ी होनी चाहिए। कुछ प्रयोजनवादी लोकतंत्र के विकास को ही शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य मानते हैं। तो ये रहा हमारा लोकतांत्रिक आदर्शों का विकास। अब हम लोग देखते हैं अपनी अगली हेडिंग, वो क्या है, सामाजिक व्यवस्था का विकास। किस प्रकार से शिक्षा के माध्यम से सामाजिक व्यवस्था का विकास किया जा सकता है। प्रयोजनवादी विचारकों के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य सामाजिक व्यवस्था का विकास करना होना चाहिए। उनके अनुसार शिक्षा का कार्य बालक का व्यक्तिगत विकास न होकर सामाजिक एवं सामुदायिक विकास होना चाहिए। तो ये रहा हमारा प्रयोजनवादी शिक्षा के उद्देश्य। अब हम लोग देखते हैं प्रयोजनवाद और पाठ्यक्रम। प्रयोजनवाद में किस प्रकार के पाठ्यक्रम का निर्माण किया गया या फिर होना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं प्रयोजनवाद के अनुसार पाठ्यक्रम कैसे थे। तो जो पहली तरह का हमारा था पाठ्यक्रम, वो था उपयोगिता का सिद्धांत। तो हम लोग देखते हैं ये किस उपयोगिता के सिद्धांत में किस प्रकार के पाठ्यक्रम को स्थान दिया गया। प्रयोजनवादी विचारकों ने पाठ्यक्रम के विभिन्न सिद्धांतों में पहला प्रमुख सिद्धांत उपयोगिता का सिद्धांत माना। उनके अनुसार पाठ्यक्रम में वही विषय रखे जाएं जो बालक के लिए उपयोगी हों तथा भविष्य में आने वाली समस्याओं का समाधान कर सके। इन दृष्टिकोण से विषयत्री लिखना, पढ़ना और गणित का ज्ञान आवश्यक मानते हैं। तो ये रहा हमारा उपयोगिता का सिद्धांत, जो हमारा पहली तरह का पाठ्यक्रम हुआ। अब लोग देखते हैं दूसरा जो है वो है रुचि का सिद्धांत। ये क्या है। प्रयोजनवादी विचारकों के अनुसार बालकों की सहज तथा स्वाभाविक रुचियों के आधार पर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए। जॉन डीबी के अनुसार ये प्राकृतिक रुचियाँ प्राकृतिक स्रोत हैं और इन्हीं के आधार पर बालक का विकास होना है। उसने बालक की 4 प्रकार की रुचियों का वर्णन किया है। ये रुचियाँ हैं विचारों का आदान प्रदान करना, दूसरा खोज करना, तीसरा रचना करना, चौथा जो है वो कलात्मक रुचि है। इस सिद्धांत के अनुसार पाठ्यक्रम में भाषा, गणित, साहित्य, हस्तकार, शिल्प, विज्ञान, कला, मनोरंजन, कविता आदि को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाना चाहिए। अब हम लोग अगला देखते हैं जो है क्रिया का सिद्धांत। ये क्या है। प्रयोजनवादियों के अनुसार पाठ्यक्रम बालक की वास्तविक क्रियाओं को स्थान दिया जाना चाहिए। वे कहते हैं कि शिक्षा एक क्रियाशील प्रक्रिया है, इसीलिए शिक्षा में विभिन्न क्रियाओं को स्थान देकर बालक को अनुभव प्रदान करने दिया जाना चाहिए। यदि क्रियाओं से उसे सुखद अनुभव की प्राप्ति होगी तो वह उसे अस्थायी बना लेगा, और यदि दुखद अनुभव की प्राप्ति होगी तो वह उसे त्याग देगा। मतलब अनुभव के आधार पर होना चाहिए। अब हम लोग जो अगला है उसको देखते हैं। जो हमारा अगला सिद्धांत है वो है अनुभव का सिद्धांत। तो हम लोग देखते हैं अनुभव के आधार पर किस प्रकार का पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया। प्रयोजनवादी विचारकों के अनुसार पाठ्यक्रम का केंद्र कोई विषय, विचार, शिक्षक या छात्र ना होकर छात्र का अनुभव होना चाहिए। अनुभव के सिद्धांत के अनुसार पाठ्यक्रम का सीधा संबंध बालक के अनुभवों, भावी व्यवसायों एवं क्रियाओं से होना चाहिए। इसका कारण यह है कि अनुभव बालक को नवीन अनुभव प्रदान कर संचित अनुभवों को विकास करते हैं। जॉन डीबी ने सामाजिक अनुभव को पाठ्यक्रम का आधार माना है, इसीलिए बालकों को स्वानुभव का पूरा अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। तो ये रहा अनुभव आधारित पाठ्यक्रम। अब हम लोग अगला देखते हैं एकीकरण का सिद्धांत। ये किस प्रकार का पाठ्यक्रम था। प्रयोजनवादी पाठ्यक्रम में विषयों के परंपरागत विभाजन की निंदा करते हैं। उनकी दृष्टि में पाठ्यक्रम के विषय अलग अलग विषय मात्र न होकर एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए। वे यह भी कहते हैं कि सभी विषयों को अलग अलग न पढ़ाकर उनका एक मिश्रित स्वरूप बालकों के सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
तो ये रहा हमारा प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा का पाठ्यक्रम। अब हम लोगों को जो अगला पढ़ना है वो है प्रयोजनवाद और शिक्षण विधि। प्रयोजनवाद में किस प्रकार की शिक्षण विधियाँ थी, तो हम लोग जो इसका पार्ट 2 है उसमें देखेंगे प्रयोजनवाद के अनुसार कौन कौन सी शिक्षण विधियाँ थी, प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षक शिक्षार्थी संबंध कैसे थे, प्रयोजनवाद के अनुसार विद्यालय कैसा होना चाहिए, प्रयोजनवाद में अनुशासन किस प्रकार का था। ये लोग हम लोग जो पार्ट 2 आएगा उसमें पढ़ेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद।